नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज पूरे देश में जो कि चुनावी माहौल चल रहा है, उसके बीच भाजपा और सामने इंडिया गठबंधन। लेकिन भाजपा लगातार, अगर हम बात करें तो 5 अगस्त 2019 के बाद से ही जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो ग्राम समिति का चुनाव हुआ हो या फिर अब लोकसभा के चुनाव हों, या इससे पहले विभिन्न स्टेटों में विधानसभा के चुनाव हुए हों, सब में भाजपा का एक ही नारा रहा है 370। और क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है, तो इसका भी लाभ लेने के लिए भाजपा ने ये नारा दिया था। लेकिन आज 370 जहां तोड़ी गई, अगर हम विशेषकर बात करें जम्मू कश्मीर से तोड़ी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ने का फ़ायदा यहाँ के लोगों को कितना हुआ है, ये तो बाद की बात है। लेकिन बाहर पूरे देश में ये चीज़ बिल्कुल भाजपा द्वारा दिखाई जा रही है कि धारा 370 तोड़ने से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। अगर ऐसा है तो भाजपा ने जम्मू कश्मीर की जो अभी तक की 3 सीटें बची हुई हैं, उन पर किसी प्रत्याशी को सीधे रूप से क्यों नहीं उतारा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी, जिनसे हम इसी मुद्दे पर एक सिलसिलेवार विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्मा जी, सबसे पहला सवाल जो अभी मैंने बात की है कि चाहे जितने भी चुनाव हुए हों, भाजपा ने 370 को ही विशेष मुद्दा बनाया, लेकिन आज जब जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की बारी आई तो भाजपा मात्र जम्मू खित्ते तक ही महदूद होकर रह गई। कश्मीर संभाग में बीजेपी ने अपना कोई प्रत्याशी सीधे रूप से नहीं दिया, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, हम थोड़ा इसकी अगर पृष्ठभूमि में जाएं कि आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, जो आपने सवाल उठाया, ये सवाल बीजेपी के भीतर से भी उठ रहे हैं। ये हम केवल मीडिया के लोग नहीं हैं जो समाज को आईना दिखाते हैं। मीडिया भाजपा के भीतर से जो पुंछ और राजौरी के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में भी एक सवाल खड़ा है कि जब हम तैयारी पिछले एक लंबे अरसे से कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव आएंगे, तो नई परिसीमन की में जो परिधि में ये लोग आए हैं राजौरी और पुंछ के अनुसार, तो लाजमी तौर पर हमारा प्रत्याशी होगा। उसमें पन्ना प्रमुख, मंडल प्रमुख, जो भी इनका संघ और बीजेपी का एक सिस्टम होता है, वो तमाम तैयारियां थी। अब ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि जब पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी महासचिव तरुण चुग हों या प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता और जितने तमाम लीडर हैं भाजपा के, सब ने खम्भ ठोकते हुए कहा था कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटें जीतेंगे। ये इनका बार बार बयान आता रहा है और इन बयानों को कई बार हमने नई दिल्ली से भी सुना है, और इसका हवाला देकर खास तौर से 370 और 35 की जो जिक्र किया है, ये आपने ठीक कहा। इस प्रकार की खबरें शुरू से आनी शुरू हो गई थी बीजेपी के पक्ष में कि 370 और 35 से 5 अगस्त 2019 को तोड़ा। उसके बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी को कश्मीर से भी उनके इस फैसले पे मोहर लगेगी। कश्मीरी आवाम कहेगा आपने खुलकर वोट मिलने की उम्मीद ठीक कदम उठाया है। लेकिन तस्वीर दूसरी निकलकर सामने आई और स्वाभाविक था कि जब तैयारियां भी की हों पार्टी ने और उसके बावजूद और बार बार कोई ऐसा चुनाव नहीं देश का 2019 5 अगस्त से बाद जहां पर 370 और 35 का जिक्र ना हो, और विपक्ष तो आरोप ये लगाता है कि चुनाव में इसका तड़का लाजमी लगाया जाता है, लेकिन सूरत हाल और है। विपक्ष इसलिए कहता था क्योंकि क्लेम ये किया जाता कि ये 370 यहाँ के आतंकवाद अलगाववाद की जड़ थी, उसको उन्होंने जड़ को निपटाने की कोशिश की है। ये बात सही है कि 5 अगस्त 2019 के बाद अब पाकिस्तान के या IS के झंडे जुम्मे की नमाज के बाद दिखाई नहीं जाते, पहले के रेगुलर फीचर था। ये भी सही है कि पहले आए दिन धमाके होते थे, वो नहीं है। लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी IS ने चीन की मदद से कुछ स्ट्रेटजी में रद्दोबदल किया। देखा आपने, जैसे पुंछ और राजौरी दोनों ट्विन डिस्ट्रिक्ट LO से सटे हैं और घात लगा के हमला करना या टारगेट किलिंग अभी भी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा।
पिछले अगर 2 साल का आंकड़ा लें तो सुरक्षा बलों की जितनी शहादतें हुई हैं, शायद एक रेगुलर जंग अगर युद्ध हो उसमें इतनी शहादतें नहीं होती। बिल्कुल। और इस पे हर आदमी सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर सब कुछ अमन व अमान है तो आखिर ये क्या हो रहा है। तो ये सवाल भी उठ रहा है कि, और ये सवाल केवल हम लोग नहीं उठा रहे, ये सवाल विपक्ष पूरी ताकत से उठा रहा है। फारूक अब्दुल्ला और विपक्ष को तो मौका मिलना चाहिए, सरकार पर हमला करने का मौका ढूंढते हैं। और अब जब तीनों संसदीय सीटों पर अनंतनाग से लेकर राजौरी की जो नई परिसीमन में से बनी है, मध्य कश्मीर की श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर की बारामूला, इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी खड़े नहीं किए हैं। नामांकन का सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब इसलिए सवाल और अहम हो जाता है कि बीजेपी अगर नामांकन की तारीख होती है उससे पहले तो ये कह सकती है कि अभी आप कैसे बोल रहे हैं, हो सकता है हम खड़ा कर सकते थे। तो लेकिन जिस प्रकार की पहली जो सीट है, जो जिसका मतदान कल होना था 7 तारीख को, वो मुलतवी 25 मई के लिए कर दिया गया। और ये चुनाव जो उन्हें किया, लेकिन सबको मालूम है कि केचुआ बना हुआ चुनाव जो किसके इशारे में फैसले लेता है। और यहाँ पर जो औपचारिकता की गई वहाँ सीट गई, जबकि विपक्षी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, वो सब ने कहा है कि ये लोकतंत्र पर हमला आघात है कि आपने तारीख तय करी, पहले आपको पता नहीं था परिसीमन के वक्त कि मुगल रोड बंद रहता है, बर्फबारी होती है, खराब मौसम होता है। परिसीमन जब भी होता है तमाम चीज़ों की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति सबको ध्यान में रख के होता है परिसीमन, ऐसे नहीं घर बैठ के आँख बंद के हो जाता है। तो एक विषय तो हो गया, लेकिन बीजेपी ने वहाँ भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष रेगुलर कश्मीर जा रहे थे, साउथ कश्मीर खास तौर से सॉरी, जिस प्रकार वो मुफ्ती मोहम्मद सही की मज़ार पर गए, वहाँ पर जो फातिहा पढ़ने, उस दिन महबूबा मुफ्ती वहीं थी, और जिस प्रकार वो कश्मीरियों के प्रति अपना अपार प्रेम उमड़ा रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि शायद कहीं इशारा है कि रविंद्र रैना तैयार रही है। उसके अलावा और भी कैंडिडेट 2-3 थे बीजेपी के जो कोशिश में लगे थे रेस में, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। फिर ऐसा हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद ने कैंडिडेट खड़ा किया। पहले आज़ाद की खुद खबर उड़ी, उन्होंने कहा मैं तो लड़ नहीं रहा। उन्होंने उनके ओर से मोहम्मद सलीम परे एडवोकेट जो हैं उनको खड़ा किया गया। इस प्रकार के कयास कानाफूसी चलती रही कि क्या प्रॉक्सी के कौन सा प्रॉक्सी कैंडिडेट जिसको पर बीजेपी सपोर्ट की बात करेगी। लेकिन वो रहस्य उस दिन ख़त्म हो गया जिस दिन प्रदेश भाजपा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी है उसके जफ़र इकबाल मनास हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे। और इस तरह के बयान दोनों तरफ से शुरू हुए। जफ़र इकबाल मनास ने भी कहा कि रविंद्र रैना साहब से हमारी बात हुई है, और लेकिन पार्टी की आधिकारिक तौर पर तो इस पर कोई बयान नहीं आया कोई है अधिकारी कि अब तो बयान अपनी पार्टी को हम समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे बिल्कुल, हैं। इसमें कोई शक नहीं। आधिकारिक तौर पर ना प्रदेश बीजेपी ने ऐसा हैंड आउट निकाला, ना नई दिल्ली ने निकाला। ये शायद हो सकता है कि एक एस्केप रूट हो कि कल को कोई अतिरंजित बयान दे तो हम ये कह सकें बयान कहीं हमारा कहाँ सपोर्ट का। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि बीजेपी की जो नामांकन की प्रक्रिया सब खत्म हुई है। बीजेपी अगर अनंतनाग सीट पर किसी को समर्थन दे रही, जैसा कि आपने कहा है कि अंदर खाते तो यही चल रहा है कि अपनी पार्टी को समर्थन जी, लेकिन दूसरी तरफ अगर उमर अब्दुल्ला के बयानों को हम देखें तो वो तो और दलों को भी बीजेपी के साथ जोड़ के बता रहे हैं, एबीसी सभी दलों का उनका तो यही कहना है। ऐसे में भाजपा किस किस को समर्थन दे रही है? बिल्कुल, सवाल तो ये भी उठता है ना। बिल्कुल, देखिए ना, और दूसरी तरफ अगर हम आज़ाद साहब के बयान देखें तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर प्रहार कर रहे हैं कि उनको बता रहे हैं कि भाई बी टीम है, मिले हुए नई दिल्ली से। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पीडीपी ही एक ऐसा दल बची है पूरे जम्मू कश्मीर में जिस पर भाजपा के साथ मिले होने का अभी तक आरोप नहीं लगा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखो, पीडीपी के साथ केवल एक रहा है कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो गठबंधन किया था सरकार बनाने के लिए, मुफ्ती मोहम्मद सही साहब ने और महबूबा मुफ्ती ने। लेकिन अंदर खाने की जो बात है, आप देखा नहीं पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के जो बीजेपी में शामिल हुए उनके पार्टी के एक्स-एमएलसी मुश्ताक बुखारी, उनसे जब सवाल पूछा गया कि अगर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने जफ़र इकबाल मनास की जगह ये कहा कि हम महबूबा मुफ्ती साहिबा को सपोर्ट कर सकते हैं, पहाड़ी कबीले की बात है। लेकिन उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला से रिएक्शन लिया गया, उमर अब्दुल्ला ने तत्काल कहा, आप देख लीजिए बीजेपी की बी टीम है पीडीपी,
उमर अब्दुल्ला को कोई मौका मिलना चाहिए। वो ऐसे बोलते हैं हर आदमी को ABCD टाइम है, और जबकि गुलाम नबी आज़ाद ने खुद कहा था, जब इंटरव्यू में उसने आरोप लगाए थे, उन्होंने कहा था बाप बेटे दोनों जाकर नई दिल्ली जाकर चाट पकौड़ी खा के आते हैं। 2005 अगर 2019 से पहले मुलाकात उनकी इसीलिए की कि हमें भी बंद कर देना ताकि लोगों में हमारे प्रति गुस्सा ना आए। वो भी जो इनकी बंदी बनी थी नज़रबंद घर में किया, तो वो नाटक था। इस प्रकार के भी एलिगेशन तमाम तरह के उठते रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि बीजेपी ने अनंतनाग, जिसको बड़ी खूबसूरती के साथ उसको परसीमन आयोग ने पुनर्निर्धारित किया, सवाल ये भी उठ रहा है जो बीजेपी के अपने कट्टर कार्यकर्ता हैं पुंछ और अवजय, वो मायूस हैं कि हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे अपनी पार्टी कैंडिडेट के नहीं, लिए। पहाड़ी जिनको आपने आरक्षण दिया, पहाड़ी भी तो मायूस हुए हैं। बिल्कुल। पहाड़ियों का भी सीधे तौर पर कहना था कि हमें जो है भाजपा ने यहाँ ये जो अधिकार दिया है तो हम उनके एहसान उतारेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या कारण हो गया जब माहौल पूरा बीजेपी के पक्ष में था, साजगार था, फाइट हो सकती थी, वो तो हर चुनाव में होती है, हार न जीत किसी एक की ही होनी है। बिल्कुल। तो उसमें भाजपा ने क्यों वहां से अपने पांव पीछे खींचे? मैं वही सवाल फिर पलट के आ रहा हूं कि अगर आपने कहा कि यहाँ सब कुछ साजगार है, सब कुछ ठीक है, पूरे देश में आप 370 को भुनाने का प्रयास कर रहे हो, तो जम्मू कश्मीर में ही आप पूरी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हो, इसका क्या कारण है? अब जब हम बात करें तो जम्मू खिते तक ही क्यों भाजपा सिमट के रह गई? क्या भाजपा को कश्मीर में अपनी ज़मीन तैयार नहीं कर पाई है, वहाँ ज़मीन खोने का डर है, या फिर वहाँ अगर चुनाव लड़ते हारते तो ये पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज जाना था कि बीजेपी की सरकार ने जो किया है कश्मीर में, कश्मीरियों ने उन्हें नकार दिया है। बिल्कुल। देखिए, ये तमाम तरह के संशय और कयास हैं, ये बात ठीक है। कोई ना कोई ऐसी वजह है कि बीजेपी के अंदर आत्मविश्वास नहीं आ पाया। लोग, ये ठीक है, कुछ लोग उसको रणनीतिक कह रहे हैं, लेकिन ये रणनीतिक कैसे हो सकता है जिस कश्मीर को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं विपक्ष की ओर से, और रूलिंग पार्टी लगातार कह रही है निवेश आ रहा है, टूरिज़्म बढ़ा है, और वो भी बात सत्य है, टूरिज़्म बढ़ा है, वहाँ पर झंडे नहीं दिखाए जाते, अलगाववाद के झंडे सेट नहीं हो रहे, वो तमाम बातें सत्य हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही है जो आप कह रहे हैं, तो बीजेपी ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? ये सवाल इसलिए भी अहम है कि बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं है। हम देख रहे हैं लगातार कुछ लोगों ने, मीडिया के लोगों ने जब यहाँ के लोकल लीडरशिप से संपर्क करके बात करनी चाहिए तो उन्होंने जवाब सीधा नहीं दिया, वो आए बाएँ करके निकल गए। यानी कि वो भी पूरा अपना नृत्य दिल्ली की ओर देख रहे हैं कि दिल्ली क्या बोलती है तब हम बोलेंगे, लेकिन दिल्ली अभी तक इस विषय पर स्क्रिप्ट वहां से आई नहीं। दिल्ली अभी तक इन तीनों सीटों पर चुनाव ना लड़ने को लेकर अभी कोई भी बयान नहीं दे पाई, वो ऊपर की स्थिति में है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए, जब पिछले दिनों होम मिनिस्टर अमित शाह जब आए थे, उन्होंने अपने बयान में खुद कहा था भाषण में, कश्मीर में अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। संकेत तभी से मिल रहे थे, अभी दिल जीतना बाकी है। हाँ, संकेत तभी मिल रहे थे कि उनको लग रहा है कि उन्होंने फैसला पहले ही ले लिया था। वर्मा साहब, अगर सवाल यहीं पर एक और सवाल बनता है साथ ही साथ कि अभी तक आप नारा दे रहे थे अब की बार 400 पार, बिल्कुल ठीक है, अब पूरे देश में 543 सीटें हैं, उनमें से भी आप, छोटा सा जम्मू कश्मीर है, 5 सीटें हैं, बिल्कुल, 5 में से भी आप 3 छोड़ रहे हो, बिल्कुल, तो फिर 400 पार कैसे? अब तो 400 पार कहना भी बंद कर गए हैं, वो तो धीरे धीरे अब 370, ठीक है, 370 था, अब 370 से भी हट गए हैं। अब तो बयानबाजी किसी और तरफ चली गई है, अब तो मंगलसूत्र, भैंस, कुछ इस प्रकार की बयानबाजी होना शुरू हो गई है। तो लेकिन अब क्या बीजेपी को खुद नहीं लगने लगा है कि जो पिछली बार की 303 सीटें हैं, क्या हम वो बचा पाएंगे? उसके कहीं उस तरफ तो नहीं अब लग गई बीजेपी? देखिए, ये हमें लगता है कहीं ना उनका आत्मविश्वास डोला है। वो ये सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, वो उनके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बहुत से जरिए हैं, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी, इंटेलिजेंस हो, रॉ हो, LI हो, उनके बड़े जरिए हैं। हो सकता है उनके पास इस प्रकार के इनपुट्स हों कि कश्मीरी दिखते तो बहुत हैं उनके साथ चलते हुए, झंडा उठाकर लाल चौक पे जाके वो सब कुछ भी करते हैं, भारत माता की जय के भी नारे लगाते हैं, लेकिन जब EVM की बात आएगी, बटन दबाने के पता नहीं वो कहाँ दबा देंगे।
ये इसलिए भी इसलिए ईवीएम पर तो सवाल फारूक अब्दुल्ला ने भी अभी कहना शुरू कर दिया है जी। कि जब बटन दबाएं तो साथ में देखें कि वहां लाइट जली, हाँ और लाइट जली और जहां आपने दबाया दूसरी तरफ भी देख लेना कि तस्वीर वही है या नहीं। हाँ, ये शंकाएं हैं उनकी, जो ओछली शंकाएं कि जिस प्रकार का नारा दिया गया था चुनाव से पहले ही 400 सीटें जीत रहे हैं, लोग हैरान थे कि 400 सीटें कैसे जीत रहे हैं ये लोग। पिछले बार तो पुलवामा था और विपक्ष बिखरा हुआ था, विपक्ष में यूनिटी नहीं थी। अब तो वो सतपाल मलिक की जो बात कही थी उसी फार्मूले पर ये चले हैं, एक के खिलाफ एक कैंडिडेट। ये अलग बात है कि पंजाब में फ्रेंडली मैच हो रहा है, फ्रेंडली मैच यहाँ भी हो रहा है, कश्मीर में सीधे फाइट बीजेपी नहीं कर रही, कहीं प्रॉक्सी लड़ रही है। जैसे यहाँ पर अनऑफिशियल तौर पे ये कहा गया कि यहाँ पर अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी के जफर इकबाल मनास को सपोर्ट करेंगे। इसी प्रकार श्रीनगर में भी वो जफर इकबाल अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी के कैंडिडेट जो वहाँ खड़ा है, मीर क्या नाम है, जो पहले पीडीपी में रहे हैं, उनको करेंगे। अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी में तो तकरीबन पीडीपी से निकले हुए नेता ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकार उत्तरी कश्मीर में अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके एमएलए जो पीडीपी टूट के उनसे आता है, वो वहाँ पर सज्जाद गनी लोन को सपोर्ट करेंगे। ये अनंतनाग की बात है। श्रीनगर में भी स्थिति कोई स्पष्ट नहीं है। बीजेपी वहाँ के लिए अभी तक नहीं बोली है, अभी तक सिर्फ प्रदेश बीजेपी ने अगर फैसला लिया है तो जफर इकबाल मनास के लिया है। अभी श्रीनगर में भी पेश है और उत्तरी कश्मीर में भी पेश है। लेकिन हमारा मानना यह है कि सज्जाद लोन, मतलब एक सीट पर हम पीपल को कॉन्फ्रेंस को समर्थन देंगे, हाँ, एक सीट पर अपनी पार्टी पर, एक सीट पर हम एनसी को दे देंगे, कुछ इस प्रकार की रणनीति लग रही है। ये खिचड़ी टाइप रणनीति है। सज्जाद लोन की बात करें, सज्जाद लोन की आपको पता है कि मुफ्ती साहब मुफ्ती मोहम्मद सईद हो या फिर महबूबा मुफ्ती की जब सरकार बनी थी वो बीजेपी कोटे से कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और वो डे वन से कहते कि मोदी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा सार्वजनिक तौर पर। तो उनके बारे में एबी को सीडी को जो मर्जी को वो तो है सो है, खुल्लम खुल्ला। और खुद उन्होंने कहा अल्ताफ़ बुखारी ने, हालांकि उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद पर हमला किया था कि वो बीजेपी की बी टीम है जब उन्होंने पार्टी बनाई थी। मतलब हैरानगी होती है कि एक कमरे में सब ऐसे ही हैं, वो जो है ना हमाम में सभी नंगे, उसके बावजूद आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यचकित होता है। और अल्ताफ़ बुखारी ने कहा है कि जिस दिन बीजेपी चाहेगी हम एनडीए का सदस्य बनेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कभी भी सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और वो एनडीए के हिस्सा बन सकते हैं। अब एनडीए कहाँ स्टैंड कर रहा है? एनडीए के हिस्से होने की अगर हम बात करें तो पूर्व में एनसी भी एनडीए का हिस्सा रही है, बिल्कुल, पीडीपी भी रही है, बिल्कुल, और अब अगर एनसी भी रही है, हाँ वही कह रहा हूँ, पहले एनसी रही, फिर पीडीपी भी रही, फिर उसके बाद अगर हम बात करें अभी नए दल जो बने हैं, जहाँ अगर इसकी हम बात कर ले सज्जाद लोन की पार्टी, ये तो स्टेट में बीजेपी के कोटे से मिनिस्टर भी रहे। बिल्कुल। तो ऐसे में कश्मीर का ऐसा कौन सा दल है जो भाजपा के साथ नहीं रहा है? बिल्कुल, ऐसा एक भी दल अभी तक नजर नहीं आया सिवाय कांग्रेस के। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ कांग्रेस है जिसकी हिस्ट्री बताती है ये हमेशा कांग्रेस और बीजेपी हमेशा इनकी फाइट रही है। कांग्रेस ने कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाए। बाकी आप जिनकी बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला वाजपेयी साहब के टाइम विदेश राज्य मंत्री थे, और जब वो थे, जब बेटे थे तो बाप जाहिर तौर पर एनडीए का हिस्सा थे। मुफ्ती मोहम्मद सैयद से स्वयं वो, लेकिन वो खुल के थे, जिनके सामने थे। लेकिन इनके बारे में तो कई तरह के आरोप हैं। बाप बेटे के बारे में तो गुलाम नबी ने कहा कि दिखते कुछ हैं, फिक्सिंग मैच है, दिल्ली जाके कुछ और बात करते हैं। उन्होंने स्टेट आरोप लगाए थे गुलाम नबी आज़ाद में, और सज्जाद लोन भी आरोप लगाते हैं, और अल्ताफ़ बुखारी भी आरोप लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो जहाँ से हमने शुरू की गिनती बातचीत शुरू की कि आखिर बीजेपी ने ऐसा फैसला क्यों लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे कश्मीर की तीनों संसदीय सीटों पर। बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि इससे बेहतर था कि अगर ये जम्मू और पुंछ राजौरी सीट जम्मू से जुड़ी रहती। एक तो आपने हमें कश्मीर से जबरदस्ती जुड़वा दिया परसिमन में, नेतृत्व कौन करेगा कश्मीर? अब तीनों जो मेन कैंडिडेट हैं, चाहे जफर इकबाल मनास हो या मियां अल्ताफ हो या महबूबा मुफ्ती हो, तीनों कश्मीर से हैं। मतलब उनका जो नेतृत्व करेगा वो कश्मीर करेगा। और जबकि जब तक सरकार में नहीं आए थे तो ये कहते हैं कश्मीरी भेदभाव करते हैं। तो ये बीजेपी के साथ भी जो इनकी रणनीति है वो बड़ी कहीं ना कहीं लगता है कि बड़ी कन्फ्यूज़न भरी है। इसलिए बीजेपी इन तीनों पे अपने प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाई, और ना ही सबसे बड़ी बात है ना इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रदेश बीजेपी का है,
ना राष्ट्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी ओर से बयान आया है कि आखिर क्यों नहीं हमने प्रत्याशी उतारे, और नहीं उतारे उसके एवज में हमारे प्रॉक्सी उम्मीदवार कौन होंगे। वर्मा साहब, प्रत्याशी तो भाजपा ने नहीं उतारे हैं, अब पूरे देश में इसका क्या संदेश जाएगा? देखिए, अब हम समझते हैं कि इस विषय को मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं मिल रही। अगर मीडिया के अंदर तरजीह मिले या विपक्षी दल जो महागठबंधन है इस विषय को उठाए तो कई बातें उभर कर सामने आ सकती हैं। सवाल ये भी उठ सकता है कि आप जब कह रहे हैं कि सबको अमन व अमान है तो आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, आप असेंबली का चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। सबसे बड़ा जो सवाल है कि विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। हालांकि चुनाव आयोग खुद का मुख्य चुनावी राजीव कुमार ने कि इसके तत्काल बाद हम असेंबली चुनाव भी करवाएंगे, लेकिन उनके बयान कहाँ तक स्टैंड करेंगे वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कश्मीर से 3 सीटों पर चुनाव लड़ना, 3 कहें 2.5 कहें जो भी कहें, ये भाजपा के लिए आने वाले समय में गले की फांस भी बन सकता है। वर्मा साहब, अब अगर हम सीट वाइज बात करें, जो बचे हुए जम्मू कश्मीर की 3 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना भी बाकी है, अनंतनाग सीट से हम शुरुआत करते हैं। तो कल तक अनंतनाग सीट पर जो माहौल कुछ और नज़र आ रहा था, आज वहाँ की परिस्थिति बदली है, क्योंकि कल तक हम जो कि हमें देखने में आया था कि वहाँ पर बड़े कैंडिडेट के तौर पर जो है वो मियां अल्ताफ़ सामने थे, लेकिन आज महबूबा मुफ्ती जिस प्रकार से चुनाव कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, जो उनकी बेटी चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो परिस्थितियाँ काफ़ी बदली हैं। अभी इस पे आप क्या समझते हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती के बारे में अक्सर कहा जाता है, जब मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती साहब बड़ी विनम्र भाषा का उपयोग करते थे, और जब वो जीवित थे महबूबा मुफ्ती के बारे में कहा जाता है कि ये कश्मीर के उन घरों में भी चली जाती थी जिन घरों के बच्चे टेररिस्ट बने, बेखौफ कि मेरे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इनको एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर हमेशा से कहा जाता है। महबूबा मुफ्ती जो बात कहती हैं उसकी शब्दावली कई बार ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रहित में नहीं है, लेकिन वो जो बोलती हैं वो फिर शब्दों का लिहाज नहीं करती हैं। और आपने जिस ओर इशारा किया, मियां अल्ताफ़, शुरू में लग रहा था कि मियां अल्ताफ़ को कहीं एज मिल रहा है इस चुनाव में, इस सीट पर, लेकिन जिस प्रकार वो अब इधर पुंछ के इलाकों में दौरा कर रही हैं और पहाड़ी कबीला जिसकी असली बात है, जिसकी सबसे ज़्यादा वोट है इस ट्विन डिस्ट्रिक्ट में, गुजर बकरवाल के बाद अगर सबसे ज़्यादा वोट है पहाड़ी कबीले का वोट है उसमें, इसलिए भी क्योंकि उसमें केवल मुस्लिम नहीं हिंदू भी हैं। तो पहले उन्होंने कहा था कि 100% शब्द नहीं, उन्होंने कहा था कि पहाड़ी कबीला एहसान का बदला एहसान से उतारेगा, तब भी 100% की बात नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार मुश्ताक बुखारी का बयान आया, जो बीजेपी में शामिल हो गए नेशनल, जिन्होंने कहा था कि हमारा काम बीजेपी में, हम तो बीजेपी को डालेंगे, उनका ये बयान आया, उनका बयान बड़ा अहमियत रखता है चूँकि सुरनकोट से हैं। सुरनकोट से ही ये तमाम हस्तियाँ गुजर बकरवाल समुदाय की हैं जो कांग्रेस में रही या दाएं में रही। कहने का मतलब ये कि अगर उनका वो बयान आया जिस पे उमर अब्दुल्ला तिलमिलाए, उन्होंने कहा जी ये देखिए बीजेपी का नेता कह रहा है कि महबूबा को वोट डालो, इसका मतलब ये बी टीम है। और उसके अलावा पहाड़ी कबीले के बड़े नेता जो एडवोकेट भी है वो खुलेआम कहना शुरू हो गए हैं कि अगर हमें चूज़ करना पड़ेगा मियां अल्ताफ़ और महबूबा मुफ्ती में या जफ़र इकबाल मनास में, तो महबूजे को वोट करेंगे। तो ये एक माहौल बड़ा अजीब सा बन रहा है, जो हम पिछले 15 दिन पहले सोच रहे थे कि मियां अल्ताफ़ एज पर हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। जफ़र इकबाल मनास को थोड़ा सी शक्ति मिली कि प्रदेश बीजेपी ने जो मीटिंग करके कहा जी हम इनको मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश बीजेपी ने पुंछ राजौरी के कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। आप देखिए कि हाल ही में पिछले दिनों भाजपा ने जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर की 3 सीटों के लिए जो कि अपने चुनाव प्रचारक हैं, जहाँ कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी एक सूची जारी की। अगर आप अनंतनाग राजौरी सीट हो या फिर श्रीनगर की सीट हो या फिर बारामूला की सीट हो, उस पर आपके प्रत्याशी खड़े ही नहीं हैं, तो ये चुनाव प्रचार किसके लिए करेंगे? ये कोऑर्डिनेटर किसके लिए बनाए? बिल्कुल, किनके साथ समन्वय करना है इनको? बिल्कुल सवाल वही है। देखिए, आपको याद होगा पिछले दिनों जब अल्ताफ़ बुखारी श्रीनगर में अपने घर में थे तो तरुण चुग ने जाकर उनसे मीटिंग की थी
उनके घर पर जाकर। वो तो उमर अब्दुल्ला साहब ने बोल भी दिया था। वो मीटिंग का मायने ये था, तभी से कयास शुरू हो गए थे कि बीजेपी कुछ ऐसा करने जा रही है, शायद कैंडिडेट ना खड़ा करे, वो प्रॉक्सी को सपोर्ट करेगी। लेकिन जफर इकबाल मनहाज इन दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले, जो हमें फीडबैक फील्ड से मिल रहा है, जो सोर्स बता रहे हैं, हमें लगता है लड़ाई जो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जो नंबर 1 और नंबर 2 की जो लड़ाई है, हमें जो लगती है वो मियां अल्ताफ और महबूबा मुफ्ती के बीच लगती है। बाकी मतदान के दिन वोटर क्या करता है वो तो ईवीएम की मशीन 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अब लड़ाई ऐसा लग रहा है नेक टू नेक है। जो लड़ाई कल तक ये लग रही थी 10 दिन पहले कि मियां अल्ताफ के लिए जीतना कोई मुश्किल नहीं है, अब लग रहा है वो फाइट में वर्मा साहब ये तो शुरू से ही है, चाहे वो जम्मू की सीट हो, चाहे वो कठुआ उधमपुर की सीट हो। जिस प्रकार से पहले लगता था कि वन साइडेड है, बिल्कुल, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दी। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अब 2 चरणों का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण में अब अगर अनंतनाग में होना था उसको आगे रेफर किया गया है 25 तारीख। ठीक है, अब अगर अगली सीट श्रीनगर की बात करें तो वहां पर भी जो कोई मुकाबला आसान नहीं है। बिल्कुल, वहां पर भी पीडीपी के वहीद रहमान परे हैं, वहां से कैंडिडेट हैं, वहीं से एनसी के जो है रहीउल्ला साहब हैं वहां पर। तो यहाँ पर भी टक्कर जो है बराबर की है। बिल्कुल, देखिए अशरफ मीर जो हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से हैं। हमें याद होगा, आपको भी पता है कि जब उमर अब्दुल्ला जब पिछला विधानसभा चुनाव 2014 का लड़े थे तो एक सीट से इसी अशरफ मीर से, ये पीडीपी में थे उस टाइम, ये बाद में पीडीपी से कट के उसमें चले गए जम्मू कश्मीर पार्टी में। एक फीडबैक ये भी आ रहा है कि पीडीपी में बहुत बड़ी तादाद में नेता भले जम्मू कश्मीर पार्टी में चले गए हों या सज्जाद लोन की पार्टी में 2-4 नेता गए हों, लेकिन जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी ये कहा जा रहा है कि अभी भी वो पीडीपी से इंटैक्ट है। नेता वोट जो डलवाने वो कार्यकर्ता डलवाता है, नेता नहीं डलवाते। और दूसरी बात यह है कि ये जिसकी बात कर रहे हैं आप परे की, जो पीडीपी से कैंडिडेट खड़े हैं पर्रा, वो जेल में रहे हैं, जिसका इम्प्रेशन जो कश्मीरी अवाम में जो जाता है वो लगता है कि ये फाइटर आदमी है, लड़ाकू है। वो अलग बात है कि वो फाइटर उस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें फ्रेम में फिट बैठता नहीं बैठता, वो एक अलग विषय है, लेकिन इसका संपैथी वोट इनको पड़ता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए परसीमन में जो इलाके, खासतौर से पुलवामा और शोपियां, ये पहले साउथ कश्मीर में थे और ये गढ़ माने जाते हैं पीडीपी के। तो अगर पुलवामा और शोपियां और एक इलाका और है, अगर ये श्रीनगर संसद से जुड़े हैं तो स्वाभाविक है कि महबूबा मुफ्ती का उन पर असर है। और यहाँ भी अगर लड़ाई की बात आएगी तो यहाँ भी लड़ाई हम समझते हैं कि यहाँ लड़ाई एनसी और पीडीपी में लड़ाई होगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो अपना इनके जो कैंडिडेट, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो पीडीपी एनसी के जो कैंडिडेट शिया नेता हैं उनकी काट के लिए अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी मदद के लिए इमरान हाशमी जो हैं उनकी मदद ली जाएगी, वो दिलवाएंगे। वो उस पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में है तो उनसे वो मदद दिलवा सकते हैं, नाम में कोई वेर हो सकता है इमरान, लेकिन वो उनसे उनकी वोट दिलवाएंगे। इसका मतलब यह है कि शिया वोट में भी स्प्लिट की शक जाहिर किए जा रहे हैं। और इस पर अगर पूरा देखें तो हमें लगता है कि पीडीपी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पुलवामा का जिक्र किया, शोपियां का जिक्र किया, चूँकि ये गढ़ रहे हैं पीडीपी के, मुफ्ती साहब के हों या महबूबा मुफ्ती खुद जाती रही हैं, तो हम कुल मिलाकर देखें ये फाइट बड़ी रोचक है। केवल अनंतनाग में नहीं, श्रीनगर में भी रोचक इसलिए है कि जम्मू कश्मीर पार्टी ने अशरफ मीर वो शख्स खड़ा किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसने उमर अब्दुल्ला को एक सीट से हराया था और जो पीडीपी ने उस टाइम पीडीपी की सीट पीछता था। और उस टाइम आपको पता भैया 2014 के चुनाव में पीडीपी को 15 सीटें मिली थी, एनसी 2 नंबर पे 25 सीटें मिली थी और एनसी 2 नंबर पे 15 पे आई थी और कांग्रेस 12 पर आई थी और बीजेपी का सबको मालूम है। तो कहने का लगभग देखा जाए कि केवल अनंतनाग सीट नहीं, हम समझते हैं इसको हम हाई प्रोफाइल समझ रहे थे। हाई प्रोफाइल सीट हमें लगता है कश्मीर की 3 सीटें बनने जा रही हैं, श्रीनगर की भी, क्योंकि इसमें अब बारामूला सीट के भी बात कर रहे हैं, आपने 3 सीटों का जिक्र किया है, तो बारामूला सीट पर अभी तक अगर हम देखें तो सज्जाद लोन का दबदबा जो है वो दिखाई देता रहा है। जी 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 ठीक है, लेकिन हालात बदले हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें
जो पिछले चुनाव थे 1 लाख से अधिक वोट इंजीनियर रशीद ने वहाँ से लिए थे, जी ठीक है, और तीसरे नंबर पर रहे थे वो। जी ऐसे में अब एक बार फिर से जी वो चुनाव मैदान में हैं, भले ही आज वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो जेल में हैं, लेकिन क्या, जैसा कि आपने कहा कि जो कश्मीर में एक चीज़ रहती है कि जो जेल में है तो उसकी तरफ थोड़ा सा सिंपैथी वोट जो है वो जाता है, अगर वो पिछली बार से बढ़ता है तो फिर वहाँ की हालात क्या हो सकते हैं? नहीं, वहाँ के नतीजों को प्रभावित करने वाले कैंडिडेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन जो अभी सांसद हैं, और दूसरे नंबर पर सज्जाद लोन आए थे। नहीं, सज्जाद लोन ने उनको लड़वाया था, वो खुद नहीं लड़े थे, नाम मिस कर रहा हूँ, उनको खड़ा किया था सज्जाद लोन ने अपनी पार्टी, अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, वो पुलिस के अफसर रहे हैं। तीसरे नंबर पर लोगों ने इसने हैरान कर दिया था कि किस प्रकार शेख इंजीनियर जी 1 लाख से ज़्यादा वोट ले गए। अच्छा, जीत में मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था, उसमें भी अकबर लोन में 1, 2, 3 तीनों में मार्जिन कम है। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था। तो हमें लगता है कि उमर अब्दुल्ला पे, हालांकि पार्टी का प्रेशर कहा जा रहा है कि उनको नॉर्थ कश्मीर लड़वाने का, हम समझते हैं उससे बेहतर होता कि वो श्रीनगर से अगर लड़ते। लगता है कि उनको लगता है कि माहौल पुलवामा और जो अपना शोपियां की जो सीटें, वो इलाका जो जोड़ा गया है, उनके लिए एक चुनौती ना बन जाए। लेकिन वहाँ चुनौती उनके लिए ज़्यादा दिखाई देती है। एक तो सज्जाद लोन इस बार खुद चुनाव मैदान में है, जिनको नई दिल्ली की मदद है, ये ओपन सीक्रेट है, किसी छुपा नहीं है। नंबर 2, उनको शिया वोट वहाँ मिलेंगे, जो हालांकि शिया कैंडिडेट एनसीएल दिया, लेकिन वहाँ शिया पर उनका स्प्लिट होगा। और जम्मू कश्मीर पार्टी अल्ताफ बुखारी की, वो भी सज्जाद लोन को सपोर्ट कर रही है। और तीसरा, अगर ये वोट कार्ड और ज़्यादा काटने में काम में हो जाता है तो जीत का मार्जिन तो बहुत हमें कम लगता है। लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसे लगती है कि उमर अब्दुल्ला के लिए बारामूला की सीट में जंग आसान नहीं है, कश्मकश वाली है, आसान नहीं रहेगी ये जंग। यानी कि वही बात होगी कि हाई प्रोफाइल तीनों ही सीटें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और इस बार काफ़ी कांटे की टक्कर जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव में अभी तक देखने को मिली है, और आगे भी यही देखने को मिलेगी। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी इन 3 तो संसदीय सीटों पर क्यों नहीं उतारे। इसी पर हम फिर एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल का जवाब जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहता है, लेकिन अभी तक बीजेपी इस पर मौन है। तो आपकी जो राय होगी, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि भाजपा ने वहां पर अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा है, आपको क्या लगता है। तो फिलहाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।